ओके बच्चों, इन लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो रिस्क होता है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर्स में, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, कि हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिस्क है, जो रिस्क फैक्टर है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर या फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि हम रिस्क को मिनिमाइज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी। एक तो मैनेजिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है। सेकंड हमने पढ़ा था एंजेलिक रोज कौन है। बच्चे, मैंने बार बार कहा है कि अपने नेम से रखा करें और आप लोगों ने फिर इसी तरह से नेम ऐड किए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बच्चे, ये कौन है मुझसे बात करें? ये मैंने आपको बार बार कहा अपना ओरिजिनल नेम से रखा करें ताकि मुझे आइडिया हो आप क्लास में हैं। हु इज अंजलि क्रोज? अगर क्लास में है तो मुझसे बात करें, अदरवाइज मैं आपको रिमूव करने लगी हूँ यहाँ से। मैम ये एक्चुअली शजर महमूद है, वो यस अभी यस थोड़ी। मैम, मैं हूँ शजर हूँ, बात कर रहा हूँ। नेम मैं भी शजर, चेंज बच्चे कर आपने अपने नाम से क्यों नहीं रखा? मैं बार बार कह के थक गई हूँ आपको क्लास में। मैम असल में दूसरे बच्चे भी यूज करते हैं, मेरा ही फोन है सिर्फ घर में, इस वजह से नाम चेंज हो जाते हैं। तो मैं काइंडली मैं आपका अपना नेम चेंज कर देता हूँ। बच्चे आप गर्ल्स तो नहीं ना हो, कोई इशू है तो आप रखें इसको अपने नेम से। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में, इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। ठीक है, कि जब किस तरह से जो एक फर्म है या इंस्टीट्यूशन है, जब वो इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट देती है, तो वो इंटरेस्ट पे जब वो इशू कर रही होती है या आपसे इंटरेस्ट रिसीव करती है, बेसिकली पीछे प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज किस तरह से कर रही है। ठीक है, तो हमने ये कुछ पढ़ा था पीछे से, मैं और भी हल्का सा देते हुए हम लोग अपने आज के लेक्चर पे मूव करेंगे। मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से मैनेज करेंगे। क्रेडिट रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फर्म या इंस्टीट्यूशन आपको क्रेडिट इशू करती है तो उसके पीछे क्या प्रोस्पेक्टिव होते हैं, किस तरह से, क्योंकि या तो वो मॉर्गेज रखती है या वो प्रॉपर्टी के आपके डॉक्यूमेंट्स रखती है या कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ मांगती है आपसे। अगर इस तरह से नहीं तो किसी अथेंटिक पर्सन का रेफरेंस ले रही होती है। तो बेसिकली इन सारे सिनेरियो पर्पस क्या होता है कि वो किस तरह से जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमने इस पर्सन को क्रेडिट दिया है तो हम इसको रिकवर करवा सकते हैं या नहीं। एक मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल दी थी यहाँ पे जो बेगम कोर्ट में था, और मैंने आपसे कहा था ये लोन इशू करते हैं और इनका पर्पस भी क्या था कि ये विदाउट इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर बीइंग ऑफ वेलफेयर। तो लेकिन वेलफेयर के लिए तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनको भी तो डिफॉल्ट रिस्क में, इनका भी तो जो वो इंटरेस्ट है या जो क्रेडिट इन्होंने इशू किया वो डिफॉल्ट रिस्क में जा सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं, पीछे कौन से सिनेरियोज इनके पास होते हैं। तो बेसिकली जब वो इशू करते हैं तो आईडी कार्ड्स की बेस पे आपके आपके घर के डॉक्यूमेंट्स, आपका ईच एंड एवरीथिंग सेटिस्फाइड करने के बाद फिर आपको इशू कर रहे होते हैं। तो जो फर्म्स होती हैं जो डील करती हैं विद इंटरेस्ट के साथ, या पीछे कुछ मॉर्गेज या प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखती हैं, या कुछ किसी रेफरेंस बेस पे करती हैं, कुछ होती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट की बेस पे अगर हम लोग कहें कि कोई फर्म क्रेडिट इशू करे तो उसमें आपके डिफ़ॉल्ट होने के नंबर ऑफ जो चांसेस हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप ओके नहीं कर सकते। आप हमेशा, जैसे आप अगर रूटीन लाइफ में देखें अपनी, तो आप किसी को लोन देते हैं और लोन देने के बाद बेशक आप काफ़ी क्लोज पर्सन हो तो आपके एक माइंड में ज़रूर रहती है कि बात कि ये मुझे पे करेगा या नहीं करेगा इन फ्यूचर ना। तो पीछे अगर कोई सिक्योरिटी आपने रखी हो या आपको कोई ऑथेंटिक रेफरेंस पर्सन का हो तो आप कहते हैं कि ठीक है ये पे कर देगा। तो यही सिनेरियो अगर हम लोग इसमें देखें, हम आगे मूव करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। मैं बस थोड़ा सा उसके बाद स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए कुछ पर्सन को हायर कर दिया जाता है जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स या विदाउट किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो जिस पर्सन को वो दे रहे होते हैं लोन, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो क्या करते हैं, वो स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं उस पर्सन को कि वेदर दिस पर्सन इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ डेट इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क के बारे में कि स्पेशलाइजेशन इन लैंडिंग। ठीक है, कि जो पर्सन ने जो लोन लिया है कि वो क्या वो स्पेशलाइज है इन लैंडिंग में, कि वो उसको लेगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और यूटिलाइज कर देगा इन मैरिज सेरेमनीज में और फॉर बिल्डिंग देयर प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस। तो अक्सर लोग जब लोन क्रेडिट पर लेते हैं तो
ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जब आप बैंक से लोन्स वगैरह निकलवाते हैं, तो आप बैंक से जब लोन निकलवाते हैं, आप फॉर द सेक ऑफ बिज़नेस निकलवाते हैं कि आपको वो जल्दी मिल जाएगा। बट क्या होता है कि लोग लेते बिज़नेस के नाम पे हैं, बट उसको यूटिलाइज़ अदर सेक्टर्स में कर रहे हैं। तो उसके लिए मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके स्पेशलाइज़ इन लेंडिंग होनी चाहिए। जो पर्सन ले, उसको ये ना वो लोन लेने के बाद सोचे कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? मैं ये कर दूँगा, लेकिन आप आपके माइंड में हो, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप बैंक से लोन ले लें, आपने ले लिया, लेने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि अब आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो ये कुछ सिनेरियो हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हल्का सा ओवरव्यू मैं देती जा रही हूँ आपको, ताकि हम लोग जब आगे जाएं तो आगे आपको कोई मसला ना हो। अभी भी बच्चे आपकी क्लास पूरी नहीं है। ओके, आगे है मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क में है, एक तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद आप देखते हैं कि वो जो पर्सन ने बिजनेस के लिए ये पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी और पर्पस में कर रहा है, तो उसको इन्फोर्स किया जाता है कि यू हैव टू डू दिस अमाउंट फॉर दैट पर्पज एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ना। तो आप इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो है किसी अदर मूव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये बेसिकली इन्फोर्स करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि यू हैव टू डू दैट इन्वेस्टमेंट्स इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जहाँ पे लगे मैं तेज बोल रही हूँ, मुझे आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। सिद्रा स्पेशली यू मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, ठीक है? यहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस मैम। बच्चे, सारे बच्चे वीडियो पे सामने आ जाए मेरे। आप लोग आप कनेक्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं। बच्चे आ जाए सामने, रिकॉर्डिंग में नहीं जाएंगे आप लोग, सामने जल्दी से आ जाए जरा मेरे सामने। जी बच्चों, या अपने माइक को अनम्यूट कर दें, सारे माइक को अनम्यूट कर दें, या फिर आप लोग बोलेगा कोई नहीं, और उसके बाद अगर मुझे पता हो आप क्लास में अटेंटिव हैं। अनम्यूट कर दें, शाबाश, जल्दी से। मैम क्लास में। जी क्लास में क्या? जी जी, कौन बोला था? मैम अलफ हुसैन। जी बच्चे, क्या बोले थे आप? अलीफ हुसैन, क्या बोले थे आप? जियाउर रहमान, सिद्रा, शीजा, शजर, मुझे दोबारा ना कहना पड़े अनम्यूट करें माइक को अपने, जल्दी से। ये ले मिस कर दिया। सब करें। ओके, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। मुझे बार बार ना कहना पड़े आपको, एक दफ़ा कह दिया हुआ है, आप अनम्यूट करें और आ जाए साहब, शाबाश सारे, ताकि जब आपसे क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप एट द स्पॉट आंसर करें। ये नहीं कि आप म्यूट करने के बाद आप गायब हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब आपने किसी को कोई फर्म इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली वो क्या करता है, उस कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है कि इन फ्यूचर में जब इसको लोन की जरूरत हो तो वो हमसे परचेज करे। और वो उस बेसिस पे होगा कि अगर वो फर्स्ट लोन जो अपना है वो टाइम पे और बगैर इंस्टीट्यूशन को तंग किए, डिस्टर्ब किए जो है वो पे करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क की, इसमें दो तरह की थी। एक तो लोन कमिटमेंट होती है, एक कोलेक्ट्रल प्लेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है। या तो इसके पीछे एक फैक्टर होता है कि आप वो जो आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कमिटमेंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम रेफरेंसी करते हैं, या जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लेज ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है? या वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं प्लेजिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी की बेस पे। तो व्हाट पर्पस बिहाइंड दिस, वो जब इस चीज़ को कर रहे होते हैं, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा देखा था। उसके बारे में अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो हमने देखा था कंपनसेटिंग बैलेंस के बारे में। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम। आ रही है। ओके, उसके बाद हमने बात की थी कंपनसेटिंग बैलेंस के बारे में, और कंपनसेटिंग बैलेंस के बारे में हमने यहाँ से स्टार्ट करना, आई थिंक ये हमने पीछे तक पढ़ लिया था। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ऐसे ही है। जी मिस। यस मैम। ओके,
एक्चुअली हमने पीछे जितने भी सिनेरियोस पढ़ लिए थे, आज हम लोग आगे मूव करते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस। कंपनसेटिंग बैलेंस है क्या? रिजर्व दैट अ बोरोवर मस्ट मेंटेन इन एन अकाउंट दैट एक्ट एज कोलेक्टर शुड बी बोरोवर डिफॉल्ट। ठीक है, कि अगर तो आपका जो आपने जो लोन लिया और जो पर्सन जिसको आपने देना है, ठीक है, और अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं इन फ्यूचर, आप 1 ईयर आपने डिसाइड किया कि आप एनुअली बेसिस पे आप 30,000 या 40,000 पे करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि आप एट द एंड ऑफ ईयर आप इस कैपेबल नहीं है कि आप 30,000 पे कर सकें, मे बी आप 5,000 पे करें, मे बी हम नेक्स्ट ईयर 10,000 करें, तो कंपनसेट करते हैं बैलेंसेस को कि मैं इस ईयर अगर इतना करूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको ज़्यादा पे कर दूंगा, कंपनसेट करना। तो अगर आपकी रेफरेंस इतना होगा, अगर आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी होगी इन द आई ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट थ्रू विच यू हैव टू प्रोवाइड द लोन, तो आप क्या करेगा, वो आपको कंपनसेट कर देगा आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, मैनेजिंग, वो असल में कोशिश यही होती है कि कुछ आ रहा है आने दें, बजाय इसके कुछ ना आए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए, कंपनसेट बैलेंस करने के लिए। उसके बाद है क्रेडिट रेशनिंग। कुछ रेशो सेट कर ली जाती है। रेशो जो सेट की जाती है ये 2% के दरमियान में होती है। लेंडर जो देने वाला होता है, जो बोरोवर होता है, उन दोनों के दरमियान में। पर्पस क्या होता है कि अक्सर ये होता है, अक्सर आप जब कहीं लोन लेने जाते हैं तो एक आपको ब्राउचर जो मिलता है उसके ऊपर एक सेट लिमिट होती है कि अगर आप इस लिमिट तक जो है वो लोन लेंगे तो आपको इतने % चार्ज किया जाएगा, इतने % आप इंटरेस्ट देंगे, अगर इतने % का लेंगे तो इतने % दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब एक बोरोवर और जब एक लेंडर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं लोन के बारे में, तो उनकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाती है। ठीक है, कि अगर आपने इतना लोन लिया तो अगर हम इतना पे कर सकते हैं तो आप मंथली हमें इतना पे कर दें, अगर इतना दे सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट में करा लें। तो जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा, फीसेस कुछ बच्चे कलेक्टिवली कंबाइंड सबमिट कराते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में सबमिट कराते हैं, कुछ कहीं पे कोई कमी बेशी भी हो जाती है। ठीक है, तो वो बात होती है आपके लिए कि जब आप प्रोस्पेक्टर परचेज करते हैं तो वहाँ पे कुछ और लिखे होते हैं टर्म एंड कंडीशंस। तो जब आप एंटर होते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो फिर आप जब डिस्कशंस करते हैं जहाँ पे कंपनसेटिंग की जरूरत होती है, इंस्टीट्यूट आपको कंपनसेट करता है। इसी तरह से बैंक और जो कॉर्पोरेशन वो होते हैं वो भी आपको कंपनसेट करते हैं। तो इनका पर्पस क्या, इनका फिर ये उसके अकॉर्डिंग फिर ये रूल सेट करते हैं कि कितने % आप इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने टाइम पीरियड के बाद करेंगे, वेदर लमसम करेंगे, लमसम अमाउंट में करेंगे या इंस्टॉलमेंट में करेंगे। ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग, लेंडर विल रिफ्यूज टू लेंड टू सम borrowers, ठीक है, regardless of how much interest they will willing to pay, or lender will only finance part of a project requiring that the remaining part come from the equity finance। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर तो कुछ ये भी कहा जाता है रेशनिंग करने के बाद कि आपने हमें जो प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐड इन मॉर्गेज के फॉर्म पे या डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्टी लिखवाए हैं, इन फ्यूचर अगर आप हमें नहीं पे करेंगे, ये जो आपने कमिटमेंट की है हमारे दरमियान में, तो हम आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सेल कर देंगे, सेल करने के बाद अपनी अमाउंट को फुलफिल कर देंगे। तो इसमें इससे क्या होता है कि आप बेसिकली आप वो आपकी बेशक प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं लेकिन वो इक्विटी फाइनेंसिंग की टर्म्स में चले जाएगा। आपकी इक्विटी आपकी प्रॉपर्टी है, ऑनर की प्रॉपर्टी है, जिसको वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, कोई इशू, जहाँ भी इशू होगा बच्चे आपने मुझे रोक लेना है। मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, financial institutions, bank in particularly specialize in earning a high rate of return on their assets relative to the interest paid on their liabilities। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, स्पेशली जो बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहे होते हैं अपने एसेट्स के ऊपर। ठीक है, एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स फॉर एग्जांपल उनके पास वो एसेट्स है, करंट एसेट्स उनकी है, वो है उनके पास मनी, एक पर्सन से लो दूसरे पर्सन को दो। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं उसके ऊपर, वो जब वो किसी को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, बजाय इसके लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं स्पेशली बैंक्स, ठीक है, वो डीलिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो हाई रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अर्न कर सकते हैं एसेट के जरिए से। एंड इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी इंक्रीज इन लास्ट 20 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सप्लोर हैज़ बिकम अ कंसर्न फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी कहते हैं फ्लक्चुएशंस, ठीक है, का अप्स एंड डाउन्स। तो जब भी इंटरेस्ट रेट में अप्स एंड डाउन्स या इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, तो कहते हैं यहाँ इंक्रीज की बात हुई है। द इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी इंक्रीज इन लास्ट 20 ईयर्स। तो लास्ट 20 ईयर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सप्लोर हैज़ बिकम अ कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके पीछे बेसिकली कंसर्न क्या है कि जो रिस्क फैक्टर है ना उसको मिनिमाइज किया जाए। जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं हम, तो लोन की जितना देखा होगा, बहुत से इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने भी लोन प्रोवाइड करना शुरू किया कि आप लोन लें और अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करें। तो पीछे गवर्नमेंट को लोन देने का क्या फ़ायदा, अगर आपके पास 50,000 है
अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप इसको अपने पास रिटेन रखें, ठीक है। कोई पर्सन पूछता भी है तो आप कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप किस सिनेरियो में देंगे? अगर आप कोई पर्सन आपके पास एक आया, आप मुझे 50,000 दे दें, तो मैं आपको 2 माह के बाद 3 माह के बाद 70,000 दूंगा, तो आपको अपना प्रॉफिट नज़र आएगा इसमें। आप ऑब्वियसली इसकी तरफ कंसर्न करेंगे और आप कहेंगे हम वी हैव एबल टू पे यू ₹50,000, तो वी आर कन्विंसिंग, तो कन्विंस। तो इस तरह की जब सिनेरियो आ जाता है तो आप देने के लिए तैयार होते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों आए दिन इस तरह के प्रोजेक्ट इशू करती है कि यू हैव टू टेक द लोन, और इतनी इंस्टॉलमेंट में लोन, सस्ता लोन दे रहे हैं आपको, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। पर्पस क्या है? कि सर्कुलेशन ऑफ मनी हो। जब वो कोई कारोबार शुरू करेंगे, कोई 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी सो मिलेगी, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। दूसरा, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग जब इंक्रीज होगी तो टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। तो कुछ प्रोस्पेक्टिव होते हैं पीछे। तो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा सोच रही होती है, जो बैंकर हैं, बाकी इंस्टीट्यूशन है, वो अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं, और बेसिक पर्पस पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अपने रिस्क को सिक्योर करना, ठीक है। उसके बाद है, अब नेक्स्ट अगर हम उसका पॉइंट देखें, टू सी हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन मेजर एंड मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सप्लोर, वी विल एग्जामिन द बैलेंस शीट ऑफ फर्स्ट नेशनल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से जो नेशनल बैंक हैं वो मैनेज करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को, ठीक है, अपनी बैलेंस शीट की मदद से। वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। वी विल डेवलप 2 टूल्स। फर्स्ट है इनकम गैप एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। सेकंड है ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, ठीक है। इनकम गैप एनालिसिस मतलब कि लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, इस साल इनकम कितनी है, ठीक है। सिर्फ इनकम के बेस पे आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप बताते हैं कि इस कंपनी की लास्ट ईयर इनकम इतनी थी, इस साल इनकम इतनी है, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे इन फ्यूचर में कितनी इनकम मिल सकती है। आप एनालिसिस करते हैं, जैसे मैंने आपको कल क्लास में बताया था, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, फिर आप ड्यूरेशन गैप एनालिसिस करते हैं कि जो लास्ट 5 ईयर्स में इसकी क्या पोजीशन थी, फिर आफ्टर 5 ईयर्स क्या थी, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या थी। आप टाइम ड्यूरेशंस के देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे फ्लक्चुएशंस आई इनके प्राइसेस में, वजह क्या थी, कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस थे या रैंडमली हुई है या एम्प्लॉयमेंट्स की अपनी केयरलेस की वजह से हुई है। तो 2 तरह के आप एनालिसिस करते हैं। इन 2 एनालिसिस की बेस पे आप डिसाइड करते हैं टू असिस्ट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दिस एफर्ट्स। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर हायर करते हैं, कोई एजेंट हायर कर लेते हैं जो आपको ये इन्फॉर्मेशन बताता है। उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजर को यहाँ पे एज अ मैनेजर, एज एन एजेंट भी ट्रीट कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे हमने रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर पढ़े थे। अब यहाँ पे देखें ये आपको नेशनल बैंक की बैलेंस शीट नज़र आ रही है, ठीक है। रिजर्व है, कैश आइटम है, लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 2, ये कुछ आइटम्स नज़र आ रही होंगी आपको। आपने सिर्फ अभी फिलहाल इसको देख लें ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम इसको पढ़ने बैठेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली कि पर्पस क्या है, इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं हम। अच्छा, आगे हम लोग आ जाएं। अब इनकम गैप एनालिसिस फर्स्ट है, डिटरमाइनिंग रेट सेंसिटिविटी आइटम फॉर द फर्स्ट नेशनल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एसेट्स विद मेजोरिटी लेस देन 1 ईयर, मनी मार्केट डिपॉजिट्स है, कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं एसेट साइड पे, कुछ आइटम लिखी हुई हैं लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। पोर्शन ऑफ फिक्स रेट मॉर्गेज से 20%, फिक्स रेट जो मॉर्गेज है वो 20% है। इसके बाद पोर्शन ऑफ चेकेबल डिपॉजिट है 10% है। पोर्शन ऑफ सेविंग है आपके पास 20%। क्या मतलब है इसका, हम इसको चेक करते हैं। उसके बाद इनकम गैप एनालिसिस है, डिटरमाइनिंग रेट सेंसिटिव आइटम विद द फर्स्ट नेशनल बैंक। अच्छा, रेट सेंसिटिविटी एसेट्स। अब यहाँ पे देखें सेंसिटिविटी एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, उनका रेट कितना है। रेट हमें उन्होंने बताया 20%। अभी जैसे हमने एसेट वाली साइड पे देखा, हमारे पास जो हमने फर्स्ट देखी थी बैलेंस शीट, उसमें 5 मिलियन एसेट थे आपके, 10 मिलियन थे, 15 मिलियन से प्लस 20% था। 20% मल्टीप्लाई बाय 20 मिलियन, जो हमें दूसरी सेकंड टाइम हमने ऊपर देखा, हमने उसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक रेट आ गया $32। कैसे आया, मैं ऊपर जाती हूँ दोबारा से, अब देखिएगा 5, 10, 15, 20% एंड 20 मिलियन। पोर्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स रेट 20%। ऊपर आप आ जाए एसेट वाली साइड पे, दैट इज 5 मिलियन, ग्रेटर देन 2 ईयर्स 10 मिलियंस, लेस देन 1 ईयर 15%, ठीक है। और उसमें आप ऐड करेंगे अपना 20%। देखें जरा नीचे आते हैं हम लोग, ऐसे ही हुआ 5 मिलियन 10 मिलियन। हमने एसेट्स को पकड़ लेना है। एसेट्स वाले साइड पे जितने भी आपके जो आपने
लोन इशू किए हैं वो वेदर लोन है 1 ईयर्स के या विद इन 1 ईयर है या लेस देन 1 ईयर है, आपने बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ एसेट्स के जो रेट हैं उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब आपने इस तरह से कैलकुलेट किए तो आपके पास एक वैल्यू आई दैट इज $32। ठीक है, तो 32 जो है बेसिकली आपका इनकम गैप इंटरेस्ट रेट है कि आपकी जो इस साल की इनकम है वो इतनी है। अब लायबिलिटी साइड का आपने इसी तरह से निकाला। ठीक है, 20 और 10% लिखा हुआ है। एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ स्टेकेबल डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट दैट विल एक्सपीरियंस एट रेट चेंज। अब वो कैसे हमने निकाला है वो देखें, लायबिलिटी साइड पे आपके पास ऑलरेडी गिवन है। पोर्शन ऑफ चेकेबल डिपॉजिट 10% है, पोर्शन ऑफ सेविंग कितनी है 20% है। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की कि नहीं आ रही? बच्चों समझ आ रही है आपको? बच्चों आपको समझ आ रही है? अगेन म्यूटेड। मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो कहाँ से नहीं आ रही? तो पूछ क्यों रहे हो बच्चों, आपको नहीं आ रही तो? इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें दो तरह से एनालिसिस हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस हो रही है नेशनल बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर। मैम बीच में आपकी आवाज रुक गई थी। बच्चे आप बताया करें ना मुझे, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपको जब अलाउ किया हुआ है आप लास्ट मिनट का वेट ना करें, आप मुझे फौरन से बता दिया करें यहाँ पे मैम आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो रही है, यहाँ में समझने में इशू हो रहा है, आप हमें रिपीट करवा दें। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उसकी बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि नेशनल बैंक्स की कुछ उन्होंने बैलेंस शीट ली है और उसको दो प्रोस्पेक्टिव में उसका एनालिसिस किया है। एक उसका किया है सेल बेस के ऊपर, इनकम बेस के ऊपर, और सेकंड उसका उन्होंने किया है डबल एनालिसिस के ऊपर, डबल ड्यूरेशन एनालिसिस के ऊपर, मीन टाइम ड्यूरेशन एनालिसिस के ऊपर। तो जो उन्होंने फर्स्ट किया है बैलेंस शीट के ऊपर, जी। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैलेंस शीट आपके पास गिवन थी जो उन्होंने दी है आपको, ये एक बैलेंस शीट है जो गिवन है। ठीक है, उसमें बता दिया हुआ है कि रिजर्व कैश आइटम इतनी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद लेस देन 2 ईयर्स आपके पास इतना था, लेस देन 1 ईयर आपके पास 5 मिलियन था। उसके बाद रेजिडेंशियल मॉर्गेज जो था वो 10 मिलियन था, 10 और 10 मिलियन कितना हो गया 20 मिलियन, 20 मिलियन ये शामिल हो गया। उसके बाद जी। आपका टोटल जो आ गया था वो आ गया था 25। इस तरह से इन सारों को जब ऐड किया गया, ऐड करके उन्होंने एसेट साइड को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद जो रेट नेक्स्ट में उन्होंने एसेट्स का गिवन था वो क्या था 20% ऑन मॉर्गेज फिक्स रेट जो था वो उसका कैलकुलेट किया, और एक अमाउंट आपके पास आ गई दैट इज 32 मिलियन। 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन वो जो दोनों का कंबाइन था रेजिडेंस का, और 20% ये जो लास्ट हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया दैट इज पोर्शन ऑफ फिक्स रेट मॉर्गेज 20%। ये कैलकुलेट करके रेट सेंसिटिव रेट ऑफ एसेट्स हमने निकाल लिया 32 मिलियन। इसी तरह से हमने सेंसिटिव रेट ऑफ लाइबिलिटीज निकाल लिया। ये जो 10% और 20% है ये भी सेम एज इट इज, जैसे ये 20% था आपका मॉर्गेज के ऊपर, ये 10% और 20% आपका एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ चेकेबल डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट दैट विल बी एक्सपीरियंस एक्सचेंज रेट। ये देखिए आप यहाँ पे पोर्शन ऑफ चेकेबल डिपॉजिट है एंड पोर्शन ऑफ सेविंग जो है, पोर्शन ऑफ सेविंग है 20%। ये कैलकुलेट किया, दोनों का आया $49.5 मिलियन। अब हमने देखना है इफ आई जो इनकम है बढ़ जाती है 5%, अगर जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज हो जाए 5% से, मतलब ये टोटल जो इनकम आपकी आई है ना 32 मिलियन, 5% से इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आप 32 का 5 मिलियन लें, जो आंसर आएगा उसको 32 मिलियन में ऐड कर दें। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 1.6 मिलियन आपने ऐड कर देना है 32 मिलियन में। फिर लायबिलिटीज का आपने लेना है, आपने लायबिलिटीज का ऐड किया उसके अंदर कर दिया, फिर आपने देखा है डिफरेंस कहाँ पे आया, 1.6 से 2.5 को माइनस करेंगे 0.9 मीटर। तो आपने क्या किया, इसको जो टोटल अमाउंट जो आपकी दोनों की थी जो डिफरेंस आया था उसमें से इसको माइनस कर देना है कि कहाँ पे बेसिकली डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखें आपके पास जो अमाउंट आएगी कुछ इस तरह से आएगी। 32 मिलियन में से पहले आपने गैप को माइनस किया, 17.5 मिलियन था। ठीक है, फिर आप या फिर डायरेक्टली जो 17.5 मिलियन है, एक तरीकाकार वो है अलग अलग दोनों का लें एसेट और लायबिलिटी का, एक तरीकाकार है आपने जब गैप ऑन द बेसिस ऑफ इनकम गैप एनालिसिस करें तो जो आपके पास एक आंसर आता है, ये आपने कैलकुलेट किया एसेट साइड का, ये आपने कैलकुलेट किया लायबिलिटी साइड का, दोनों को माइनस किया, आंसर आ गया 17.5 मीटर। 17.5 मीटर का आपने 5% इंक्रीज किया, लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.9 मीटर। ये जो आपने 0.9 मीटर यहाँ पे अलग से निकाला ना यहाँ पे, तो आप 0.9 मीटर इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। निकालने के बाद आप क्या करें, इसको उसके अंदर ऐड कर लें उस अमाउंट को, ठीक है, और फिर देखें आपकी इनकम और उसमें कितना इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया है कि दोनों में इतना डिफरेंस जो आया है 0.9, ये किस वजह से था, ये एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस की वजह से था। दिस इज एसेंशियली शॉर्ट टर्म फोकस ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सप्लोर, अ लॉन्गर टर्म फोकस यूजेस ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। जब शॉर्ट टर्म की बात हो, शॉर्ट टर्म फोकस करना हो, तो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली इनकम गैप एनालिसिस, और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। अब क्लियर हुआ है आपको? यस मैम। क्लियर है। इसके अलावा किसी को इशू है यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, बच्चे किसी को इशू है तो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? सबको क्लियर नो है? मैम। सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है, आगे चलें। ओके। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, तो आप लोग देखोगे ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, ठीक है। ऑनर एंड मैनेजर डू केयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर on current net income. They are also interested in the impact of interest rate changes on the market value of balance sheet item and on net worth. The concept of duration, which first appear in chapter 3, plays a role here, ठीक है। जिसमें क्या करता है, ड्यूरेशंस जो एनालिसिस है, जो ड्यूल एनालिसिस जो है, इसमें जो ऑनर और जो मैनेजर है वो दोनों जो है वो केयर कर रहे, ध्यान कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी करंट इनकम पे, ठीक है। जबकि ऊपर हमने जो पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ऑनर होता है वही इस चीज़ की लायबिलिटी लेता है, वही इस चीज़ को ध्यान से देखता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन द मार्केट वैल्यू, कि इंटरेस्ट रेट जो चेंज हो रहा है मार्केट वैल्यू के बारे में मैंने आपको पढ़ के बताया था लास्ट टाइम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के, जब हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर की प्राइसेस एट दैट टाइम मार्केट में प्रिवेल कर रही है, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर, ठीक है। तो उसका उसका इंटरेस्ट रेट चेंजेस का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको आप देखेंगे। जब आप उसको इसके ऊपर देखते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप नेटवर्थ मालूम कर रहे होते हैं। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ड्यूरेशंस की बात की, विच फर्स्ट अपेयर इन चैप्टर 3, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया था टाइम वाली फोनी में। उसके बाद है बच्चे जिसके पास ये कैट है इसको बंद करें, माइक को म्यूट करें। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस में मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंक करंट ईयर नेट इनकम टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस में हमने सिर्फ नेट एसेट्स को टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज के साथ कंपेयर किया था, ठीक है, और शॉर्ट टर्म एनालिसिस किया था। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ बैंक करंट ईयर को नेट इनकम टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। जो हमने एक रेशो पढ़ी थी, रेशो एनालिसिस में पढ़ेंगे भी सही, कि जो नेट इनकम आती है फर्म की या कंपनी की, उसमें उसके इंटरेस्ट रेट की वजह से कितना चेंज आया है। इंटरेस्ट रेट जो अगर फॉर एग्जांपल इनकम थी 50,000, एक बैंक को रिसीव हुई इनकम होगी 65,000, जो 15,000 का गैप आया वो किस वजह से है, वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट की वजह से आया। आपका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन था या रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट रेट की वजह से आया, ठीक है। उसका एनालिसिस करना है हमने इसमें। रिक्वायर डिटरमाइनिंग द duration for asset and liabilities item, those market value will change as interest rate change. Let's see how this book for the first national bank हम again एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं। एसेट है, ठीक है, उसकी बताया हुआ है, उसमें अमाउंट बताई है, उनकी ड्यूरेशन बताया हुआ, ठीक है, कि अगर लेस देन 1 ईयर 4 ईयर्स के लिए लिया, ठीक है, 1 और 2 ईयर्स के लिए ये है, ग्रेटर देन 2 ईयर्स के लिए होगा तो ड्यूरेशन उसका ये है, मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए लोन लिए गए जो एसेट्स हैं इतने इतने टाइम पीरियड के लिए हैं, ड्यूरेशन गिवन है। वेटेड ऑफ ड्यूरेशन हमने निकाल लिए, इसको इस पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल लिया आपने, इसका आंसर निकलता गया, ठीक है। आपने इसकी इनकी वेटेज भी निकाल ली। वेटेज निकालने के बाद आप आ जाते हैं उसी तरह से ड्यूरेशन गैप एनालिसिस में। द बेसिक इक्वेशंस फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन द मार्केट वैल्यू फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज परसेंटेज चेंज। ड्यूरेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन आई नेट इनकम में, 1 प्लस चेंज इन इंटरेस्ट रेट, कितना रेट में चेंज हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा, चेंज इन वैल्यू माइनस ड्यूरेशंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन आई, 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर लेते हैं, देखते हैं। कंसीडर्ड अ चेंज इन रेट
फ्रॉम 10% टू 11%, ठीक है। चेंज का कितना आया, 11% से 10% से पहले इनकम थी 50,000, तो आपको इंटरेस्ट की बेस पे मिलता था 60,000। जब आपकी इनकम 50,000 है, इंटरेस्ट रेट 11% हो गया, तो मे भी एज्यूम करते हैं हम जो आपकी सैलरी होगी या नेट इनकम होगी वो 62 या 65 होगी। यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम टेबल 23.1 वी सी आपके पास जो ड्यूरेशंस है वो था 2.7, ठीक है। वो जो टेबल ऊपर हमारे पास गिवन था ना 23.1, जो हमने अभी देखा था यहाँ पे देखें ड्यूरेशन में 23.1 कहीं पे नज़र आ रहा है, 2.3 यहाँ पे देखें, 2.7 देखें यहाँ पे ड्यूरेशन में कहीं पे नज़र आ रहा हो आपको, ग्रेटर देन 2 ईयर्स, ठीक है। 2.7 अगर ये उन्होंने एक अज्यूम कर हाँ लिया, जी। कोई भी आप इसमें से अज्यूम कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए। आपने रेट कंसीडर किया 10% टू 11%। उस रो में आप गए, आपने जाके देखा ड्यूरेशन कितना था 2.7, आपने रेट बता दिया 10% था, 1 + 10% था, और जो चेंज इसमें कितना आया था 2.5% चेंज इन वैल्यूज़। पहले जो वैल्यू थी और जो अब की जो वैल्यू, दोनों में डिफरेंस, वो आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके आपने एक आंसर निकाल दिया। ये एसेट की साइड पे आपने किया। अब इसी तरह से लाइबिलिटीज़ वाली साइड है, लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे भी आपने इसी तरह से कैलकुलेट किया और फिर आपने नेटवर्थ निकाली। नेटवर्थ हमेशा कैसे निकलती है कि जो एसेट का जो आंसर आया है उसमें से आपने जो लाइबिलिटीज़ का आंसर है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.6 मिलियन, ठीक है। ड्यूरेशन गैप की बेस पे जो आपने एनालिसिस किया तो आपको पता चला जो आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.6 मिलियन, ठीक है। उसके बाद फॉर अ रेट चेंज फ्रॉम 10 to 11% द नेट वर्थ ऑफ द फर्स्ट नेशनल बैंक विल फॉल चेंजिंग बाय 1.6। अब उसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें कि जब रेट 10% से 11% पे गया कि जो नेट वर्थ थी फाइनेंशियल फर्स्ट नेशनल बैंक की वो कम हो गई $1.6 मिलियन, ठीक है। जब अगर 10% थी तो $1.6 मिलियन ज़्यादा। मैम ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें ड्यूरेशन दी होगी। ड्यूरेशन गिवन होगी, ड्यूरेशन आप निकाल भी सकते हैं, ड्यूरेशन बाज़ दफ़ा ड्यूरेशन गिवन होगी, आपने वेट कैलकुलेट करना होगा। वेट किस तरह से कैलकुलेट करना था, जो ड्यूरेशन होगी उसको डिवाइड करेंगे, उसकी वो जो अमाउंट होगी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास वेट निकल आएगा। ड्यूरेशन आपको गिवन होगी। ओके मैम। मे बी वो एक ही दफ़ा हो, मे बी वो अलग अलग हर एक एसेट्स के लिए हो, मे बी वो ये कहें कि जो ड्यूरेशन है वो 3 एसेट्स की जो है वो 3 ईयर्स के लिए है, नेक्स्ट के लिए जैसे हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पढ़ा था, ठीक है। इस तरह से भी वो दे सकते हैं। Recall from the balance sheet that First National Bank has bank capital totaling 5 million. Following such as dramatic change in rate, the capital would be fall 3.4 million. कि पहले जब बैलेंस शीट हमने चेक की पिछले कुछ ईयर्स की नेशनल बैंक में, उसका जो बैंक कैपिटल था बैंक का वो 5 मिलियन था, लेकिन कुछ सरकमस्टांसिस की वजह से या ड्रामेटिक चेंज की वजह से उनका जो कैपिटल था वो फॉल डाउन कर गया 3.4 मिलियन। तो कह रहे हैं ये रीज़न है जिसकी वजह से ये जो इनका जो चेंज है ना इंटरेस्ट रेट में वो भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। उसके बाद मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज़ की तो 2-3 हैं, बस हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रेटजीज मैनेजिंग रिस्क में एग्जांपल हम लोग अगर देखें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस हो तो बैंक्स की, तो एसेट और जो लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द बैंक लायबिलिटीज़, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देखना हो तो हम लोग एसेट्स को ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हमने लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस देखना हो तो हम लायबिलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर हमने दोनों में से किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, टू कम्प्लीटली इम्यूनाइज नेट वर्थ फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क सेट ड्यूरेशन गैप 0, ठीक है। जब आप कम से कम नेटवर्थ वैल्यू जो है आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन गैप आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0 के। तो आप ड्यूरेशन का गैप मिनिमाइज करेंगे तो ये जो आपने पीछे आपने सॉल्व किया है ऑलरेडी, आप उसी के बेस पे एक ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बल्कि इसको अभी छोड़ दें उस न्यूमेरिकल को। इससे पहले मैं 1-2 स्लाइड्स आपकी ऐड करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अगेन होम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों छोड़ दें आप गैप तक रहें। चलो यहाँ तक मुझसे पूछें अगेन किसी को मसला है तो, और जो ये वाली हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी बच्चों अब पूछिए आप मेरे से। मैम ये टेबल हम यूज करेंगे पेपर में, मतलब ये हमारे पास होगा? नहीं, आपके पास जिस अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये बैंक के बारे में नेशनल बैंक का दिया हुआ है तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो उससे रिलेटेड आपको बैलेंस शीट
या जो भी उसकी आइटम्स रिक्वायर्ड होंगी नेटवर्क नेट इनकम या गैप स्पॉटिंग के बारे में, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको इसको याद ठीक है, यानी वो पेपर में लिखा होगा डाटा सारा। आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमने करना किस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। मैम जी उसके मैम कल से हमारा लेक्चर तो नहीं होगा या होगा? पता नहीं बच्चे, ये तो मैनेजमेंट ही बताएगी आपको, ये तो मुझे खुद नहीं पता अभी। ठीक है, आपको पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। ओके मैम। और स्नैपशॉट ले लें अटेंडेंस का, स्नैपशॉट ले लें, बॉयज़ में से भी एक बच्चा ले ले और सिद्रा आप भी ले लो। मैम मैंने अभी देखा है रिस्क मैनेजमेंट के मुझे 4 लेक्चर मिल रहे हैं यूट्यूब से। बच्चे क्लास में ज़रा बताइएगा, रिस्क मैनेजमेंट का एक लेक्चर तो आपका रेगुलर बेस पे हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 7 से, ठीक है। 7 से 14 वाला एक वीक था, उसमें आपके 2 लेक्चर्स हो चुके थे, 3 हो गए, एक रेगुलर हुआ था। उसके बाद 14 के ऑनवर्ड आपकी आई थिंक 21 तक गया, तो उसमें भी आपके हो गए 5 लेक्चर, ठीक है। एक लेक्चर आपका कल हो गया, कल हुआ 6 हो गया, और आज आपका लेक्चर हुआ, आज आपके 7 लेक्चर हो गए। तो टोटल आपके रिस्क मैनेजमेंट के जो लेक्चर हैं वो 7 हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड नहीं है क्योंकि फर्स्ट जो लेक्चर था वो हमने रेगुलर बेसिस पे इसका इंट्रोडक्शन लिया था जस्ट। तो सेकंड लेक्चर से जितने भी लेक्चर्स आपके हों सब अपलोडेड है। फिर भी चेक करें, मैं भी चेक कर लूँगी आप अपलोडिंग करते हुए कोई मिसिंग तो नहीं है, अगर मिसिंग होगा तो मैं चेक कर लूँगी। तो अदरवाइज़ डेली बेसिस पे जैसे ही मैं आपका लेक्चर वाइंड अप करती हूँ मैं उसको फिर विदिन 15 मिनट्स अपलोड कर देती होती हूँ, ठीक है। सिद्रा क्लियर हुआ बच्चे आपको? जी जी मिस। चेक करिएगा फिर भी, और क्लास में किसी को कोई इशू हो इस लेक्चर्स को लेके कि नहीं मैम कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं या कोई है तो मुझसे कर सकते हैं डिस्कस। जी नो मैम, और कोई इशू नहीं है। और कोई इशू नहीं है, चलें अब फिर आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिए हैं न्यूमेरिकल फाइनेंस के, वो आप मुझे सॉल्व करके देंगे मंडे तक। मंडे अगर एक दिन ऊपर भी हो गया तो मैक्सिमम ट्यूसडे तक, ठीक है। ट्यूसडे तक ध्यान से करें, जिस न्यूमेरिकल में इशू होगा आप मुझे वो स्नैपशॉट लेके ऑडियो के फॉर्म में ग्रुप में सेंड करें, मैं आपको बता दूँगी उसका, ठीक है। ध्यान से करने हैं, बार बार पूछने हैं ताकि पेपर्स में जब आएँ तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। आप लोगों को मुश्किल होगी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, समझने में मुश्किल होगी, बाकी आप कर लोगे। तो वो स्टेटमेंट पे जहाँ पे मुश्किल आपको पेश आए आपने मुझसे ग्रुप में पूछते रहना, ठीक है। छुट्टियां बेशक हो गई हैं लेकिन आपने फोकस करना है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपके सिर्फ यही हैं 2, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। बाकी थ्योरेटिकल हैं वो आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। जी चलिए, मिस। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके ओके पास? मैम। नो मिस, अब हम ग्रुप में पूछेंगे आपसे न्यूमेरिकल करते वक्त। चलें, ग्रुप में तो बच्चे पूछना नहीं किसी ने, बस 1-2 बच्चों ने पूछना होता, बाकियों ने तो पूछना नहीं होता। चलें, मैं इसको वाइंड अप करती हूँ अब। अगर छुट्टियां हो जाएंगी तो बच्चे नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज मैम। मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।